जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। मंदिरों के शहर जम्मू में सूर्यपुत्री तवी नदी के किनारे मौलाना आजाद स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो पल आ पहुंचा है। आप सबके सामने हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आप पहुंचे हैं। इनके साथ स्टेज पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री जुगल किशोर शर्मा जी और माननीय सांसद राज्यसभा जनाब गुलाम अली खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, व बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन है माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से कि स्वागत संबोधन के लिए कृपया तशरीफ लाएं। मंच पर विराजमान देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री तथा दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के माननीय सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री गुलाम अली खटाना जी, आज इस सभा स्थल पर मौजूद सभी डीडीसी के चेयरपर्सन, अनेक पूर्व मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक, भाइयों बहनों, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगियों, गुलशन ग्राउंड, साइंस कॉलेज, भगवती नगर तथा जम्मू कश्मीर के 280 ब्लॉकों, सभी नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों तथा मित्रों, नए भारत और नए जम्मू कश्मीर के शिल्पकार भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं मंदिरों के शहर जम्मू में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में 24 अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मध्य हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं ये एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके या अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की एक मांग थी उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे
उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण दे करके उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, सीना हो, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी, पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जहां 40 ई सर्विसेज थी, आज 1100 से ज्यादा ई सर्विसेज दे करके जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी, उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। संपूर्ण पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई। जो भी तंजीमें थी, उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था, अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का, रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था, वहां देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली। जहां झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है, आने वाले कुछ महीनों में तवी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। दो एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, निफ्ट, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है, जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का अवदोहन शुरू हुआ है। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। ये आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, ये आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय उपराज्यपाल महोदय। निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वह अपने संबोधन के लिए पधारे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सब के हर दिल अजीज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। उनके साथ हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, हमारे सांसद भाई जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी। प्रधानमंत्री जी, जिस दिन से आपके यहां आने की सूचना पहुंची है, उस दिन से ही यहां सब लोगों में एक अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत उत्साह का संचालन हुआ है। और वो इसलिए कि जिस संवेदनशीलता के साथ आपने जम्मू कश्मीर की चिंता की है, हम सब की चिंता की है, ऐसा कभी ना देखा और कभी ना हुआ। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था, वो था माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन के लोकार्पण का। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यह एक भीषण बाढ़ आई, तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, यह आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चनैनी से नाशरी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प दिया है। और आप ही के कार्यकाल में 40 बरस के बाद
राष्ट्रीय परियोजना शाहपुर कंडी को पुनः आरंभ करके हिंदुस्तान के हिस्से का जो दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान जा रहा था उसे रोकने की व्यवस्था की गई। और आप ही के कार्यकाल में दो एम्स, आईआईटी, आईआईएम। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुजरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। कश्मीरी पंडितों को उनके अधिकार मिले। कोई ऐसा वर्ग ना था वो वंचित रह गया। प्रधानमंत्री जी, अनुच्छेद 370 को हटा करके आपने दुनिया के आगे ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। और फिर 500 साल के इंतजार के बाद श्री राम मंदिर के दर्शन करवा के जहां आपने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी की गारंटी ही असली गारंटी है, उसके आगे और कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपके ध्यान में एक चीज लानी है मुझे आज, और फख्र होता है ये कहते हुए कि हम जम्मू वासियों को, हम जम्मू कश्मीर वासियों को मोदी की इस गारंटी का विश्वास आज से 11 बरस पहले हो गया था। याद कीजिए, दिसंबर महीना 2013, यही स्थल, यही स्थान, इसी तरह की विशाल रैली, ललकार रैली को संबोधन किया था श्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभालने से पहले। और उनके शब्द मुझे भली भांति याद है। आपने कहा था, क्या यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई ग्रहण करने का अधिकार नहीं? क्या यहाँ आईआईएम नहीं होना चाहिए? क्या यहाँ आईआईटी नहीं होना चाहिए? और आपने उस गारंटी को निभाते हुए आज आप ही के शुभ हाथों से यहाँ के युवाओं को आईआईटी भी मिलने वाला है, आईआईएम भी मिलने वाला है। मोदी की गारंटी के आगे कोई और गारंटी नहीं। और सबसे पहले ये गारंटी हमें उस समय मिली थी जब आपने पदभार संभालने से पहले इसी स्थान पर हमें संबोधित किया था। और इसलिए जब आपकी इस संकल्प से सिद्धि के हम लाभार्थी हैं, तो हमें भी आपको ये आश्वासन देना है कि हम आपके नेतृत्व की इस विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर की यात्रा में हम सब और प्रत्येक जम्मू कश्मीर का नागरिक पूरे सामर्थ्य के साथ समर्पित होने को तैयार है, ताकि सन 2047 में जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और आपके सपनों के विकसित भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर उस शताब्दी भारत के मुकुटमणि की तरह दूर से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से जम्मू कश्मीर निरंतर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर की तकरीबन 32,000 करोड़ की 220 परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला अपने कर कमलों से रखेंगे। इसके अलावा भारत सरकार के साक्षरता मंत्रालय की 13,375 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला रखेंगे, जिनमें हमारे आईआईटी व आईआईएम भी शामिल हैं। व पीएम ऊषा के 78 प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी देंगे। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी।
देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। भारत आज विकास की उस यात्रा का साक्षी है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है। तेजी से बढ़ते इस नए भारत के सामने आज विकसित भारत का लक्ष्य है और हर एक भारतवासी की आंखों में सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का, जिसे साकार करने में शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षण संस्थान की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, देश की शाखाएं उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है। और इसलिए भविष्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रूपता होनी चाहिए, इंटरकनेक्शन होना चाहिए। भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भारत पुरातन संस्कृतियों की धड़कन साथ लेकर और आधुनिकता के साथ जुड़कर एजुकेशन सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के तहत वर्ष 2014 से देश भर में बड़ी संख्या में केंद्रीय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, ट्रिपल IT, IIM, NIT और एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना एवं विस्तार में लगातार बढ़ोतरी हुई है। आज ये इंस्टीट्यूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं। आज केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं, जो स्कूली शिक्षा को बना रहे हैं और भी बेहतर। स्किल यूनिवर्सिटी छात्रों को दे रही है हुनर की शक्ति। राज्यों के शिक्षण संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन को PM ऊषा दे रही है नई उम्मीद। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक बदलाव छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दे रही हैं गारंटी। अभी तो इनमें से कोई संस्थान मैकेट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का है बेहतरीन उदाहरण, तो कोई अपने रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क से बना रहा अलग पहचान। कोई इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल कैंपस की कहानी कहता है। कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सस्टेनेबल लिविंग का बन रहा है उदाहरण। कहीं माइंडफुल बिजनेस लीडर्स हो रहे हैं तैयार, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी के रूप में संपन्न संस्कृति की झलक है, तो कहीं सिंधु नदी का गौरव विश्वविद्यालय के रूप में मुस्कुरा रहा है। यही नहीं, पुराने संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से देश भर के 83 स्थानों में एक साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के IITs, IIMs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कौशल विद्यालय का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। कल तक कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित ये संस्थान आज पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। ये शिक्षण संस्थान युवाओं के सपनों को, उनकी ऊर्जा को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत पंख प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो उड़ें खूब ऊंचाई तक और छू लें आसमान। आइए शिक्षण संस्थानों के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति को मजबूत बनाने वाले इन ऐतिहासिक पलों के बनते हैं साक्षी। जम्मू कश्मीर में अमन व जनता की खुशहाली के लिए कई तरक्याती काम जोर शोर से चल रहे हैं। प्रस्तुत है इन्हीं पर आधारित एक लघु फिल्म। भारत का मस्तक कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और अथक प्रयासों से आवाम के लाखों सपने साकार हुए हैं और नित्य नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में
जो विकास हुआ है वो दशकों में नहीं हुआ था। आज डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के दिशा निर्देश अनुसार आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए नए अवसर बने हैं। तेज गति से अभूतपूर्व स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है और जम्मू कश्मीर विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। विकास की इस यात्रा को और अधिक गति देते हुए आज इस गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 220 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल, जम्मू में लगभग 1,660 करोड़ रुपए की लागत से बना एम्स का लोकार्पण, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख, हिमाचल और पंजाब के नागरिकों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और उपकरणों के साथ एम्स जम्मू एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। आज लगभग 1,180 करोड़ रुपए की लागत से बने IIT जम्मू और 500 करोड़ रुपए की लागत से बने IIM के लोकार्पण के साथ जम्मू देश का एकमात्र ऐसा संभाग बन गया है जहां तीनों एम्स, IIT और IIM एक साथ मौजूद है। उच्च शिक्षा के इन संस्थानों से युवाओं के लिए अग्रणी टेक्नोलॉजी और प्रबंधन कौशल में नए आयाम खुले हैं, जिससे वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। भारत की जीवन रेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल द्वारा लगभग 16,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 48 किलोमीटर बनिहाल, खड़ी, सुंबड़, संगलदान रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है। साथ ही 470 करोड़ रुपए की लागत से बनी 186 किलोमीटर लंबी बारामूला श्रीनगर संगलदान रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण किया गया है। ये रेल मार्ग जम्मू कश्मीर के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा, पर्यटन के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया है। इन परियोजनाओं में मुख्यतः श्रीनगर बारामूला उड़ी सड़क परियोजना, 4 लेन फ्लाईओवर एवं रिंग रोड श्रीनगर शामिल हैं। सड़कें, हाईवे, सुरंगें, पुल एवं फ्लाईओवर के व्यापक स्तर पर निर्माण से जम्मू कश्मीर के दूरस्थ इलाकों को जोड़ने के साथ साथ पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 82 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया है, जिनमें मुख्यतः प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत लगभग 780 करोड़ रुपए, विद्युत क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए और 75 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 124 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिनमें लगभग 890 करोड़ रुपए की सड़क एवं पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत 350 करोड़ रुपए की लागत के कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज के लिए 3100 फ्लैट्स और 280 करोड़ रुपए की 9 नए औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण की परियोजनाएं हैं। चहुमुखी और सर्वस्पर्शी विकास की इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के जीवन में सुगमता आएगी एवं आर्थिक और सामाजिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास किया गया है। ये नया विस्तृत टर्मिनल जम्मू कश्मीर में हवाई यातायात में बढ़ोतरी को संभालने में सक्षम होगा, जिससे पर्यटन, आर्थिक विकास एवं यात्री गण के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और जम्मू कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटक मानचित्र पर उचित स्थान मिलेगा। इसके साथ ही लगभग 680 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले कॉमन यूजर पेट्रोलियम टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया है। ये संपूर्ण प्रदेश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण और वितरण गोदाम के रूप में काम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं का लोकार्पण
एवं शिलान्यास जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के विकास की ये यात्रा निरंतर जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की रेल यात्रा जो कभी एक सपना था, अब वो साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी क्रम में वादी कश्मीर में श्रीनगर स्टेशन से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन से बारामूला के बीच चलने वाली ट्रेन को अब माननीय प्रधानमंत्री जी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार और एक बार। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। देश भर में पिछले कुछ समय के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार हासिल हुआ है। इसी क्रम में आज जम्मू कश्मीर के 1748 युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम है साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी आरएनबी में हुआ है। सौरभ शर्मा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। विकसित भारत, विकसित जम्मू, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जैसे आप सबको ज्ञात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर 2023 को की थी। इस यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में 4405 जगहों पर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 42 लाख लोगों ने शिरकत की। जगह जगह भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया गया और उनका पंजीकरण करवाया गया, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत लाभ मिला। अब प्रधानमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए हमारे साथ सभी 285 ब्लॉक्स व 78 अर्बन लोकल बॉडीज से करीब 85,000 लोग जुड़ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें, जम्मू कश्मीर तथा देश के लगभग सभी आईआईटी, आईआईएम, एम्स व अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी इस समय हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। सबसे पहले हमारे साथ हैं वीना देवी जी, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। वीना जी किश्तवाड़ जिले से हैं। आज इस पंडाल में हमारे साथ मौजूद हैं वीना जी। मंच पर आसीन वीणा जी किस तरफ हैं आप? हाँ, देख लिया। हाँ वीणा जी नमस्ते। नमस्कार परम आदरणीय। वीणा जी जरा अपने विषय में बताइए, किस योजना मिली का लाभ मिला है, उसके कारण आपके जीवन में क्या लाभ हुआ है, जरा देशवासी आपको सुनना चाहते हैं। परम आदरणीय, सर्वप्रथम आपको मेरी ओर से सादर चरण वंदना और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर जो आपके शुभ कर कमलों द्वारा सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद जी। मान्यवर, मेरा नाम वीणा देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज खेतर देवभूमि पाटर से बिलोंग करती हूँ। अठोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ सर। गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था। जैसे गांव जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना, बहुत दिक्कत आती थी। माननीय महोदय, इस संबंधी ये चूल्हे का जो खाना बनाने की व्यवस्था थी, इससे जीवन की अस्वस्थता के बहुत सारे कारण उत्पन्न हो गए थे। मान्यवर, जब से केंद्र में आपकी सरकार आई, जो लाभ मुझे मिला उससे मेरे जीवन में एक नई रोशनी मिली। आज मैं उज्ज्वला जो मुझे कनेक्शन मिला है, उसके द्वारा मैं आराम से अपने परिवार के लिए भोजन बना सकती हूँ, जो कि विदिन घंटे में काम सफल कर सकती हूँ। तो पहला लकड़ी बाजार से बिकती थी या आपको लकड़ी लेने के लिए जंगल जाना पड़ता था? खुद जाना पड़ता था, खुद काट के लाना पड़ता था। तो अभी वो जंगल जाने वाला समय बच गया, जी महोदय। चूल्हा जलाने का समय बच गया। महोदय, तो उस समय का उपयोग क्या हो रहा है? सर आज हम क्या कहते हैं, हमारे परिवार में उसका उपयोग, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय हमारा समय बहुत बचत हो जाती है, और हमारी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी वो भी दूर हो गई है। और क्या लाभ मिला है आपको? मान्यवर, मेरे परिवार में आयुष्मान कार्ड प्रत्येक सदस्य का बना हुआ है। राम कृपा से अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई है, किंतु पूरी आश्वस्त हूँ कि कभी भी कोई अगर आपदा आन पड़े तो मेरे मंत्री महोदय ने, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक उपहार स्वरूप दिया है, जो मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि मैं अपना उपचार 5 लाख के अंदर करवा सकती हूँ। भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि माता वैष्णो देवी की कृपा बनी रहे, आप में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में कभी भी किसी को बीमारी ना आ जाए। धन्यवाद वीणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नमस्कार जी। बार मेरा फिर से कोटि कोटि नमन प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीणा जी। अब हम चलते हैं कठुआ जिले की कीर्ति शर्मा जी के पास। कीर्ति जी को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान के तहत लाभ मिला है। आज कीर्ति जी जम्मू में हमारे साथ यहाँ पंडाल में मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं। कीर्ति जी नमस्कार। सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद जी। मेरा नाम कीर्ति शर्मा है। समूह का नाम अयान है। तहसील बिसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की रहने वाली हूँ। समूह से जुड़ने से पहले मेरा कोई रोजगार नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी। समूह से जुड़ने से मुझे अपने परिवार को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिला। समूह से जुड़ने से मैं अपनी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में सफल रही। समूह से जुड़ने से पहले मेरा रोजगार नहीं था, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। समूह से 30,000 रुपए का लोन लेकर, एक गाय लेकर अपना रोजगार चालू किया, जिससे मेरे महीने की आय जो ठीक हो गई। मैंने सोचा एक महीने एक गाय से रोजगार चल रहा है, तो मैं अपनी समूह की महिलाओं को साथ में लेकर 3 गायें ली, जिसके लिए मैंने समूह से 1 लाख रुपए का लोन लिया। वहां से मेरे साथ साथ मेरी समूह की महिलाओं का भी आत्मनिर्भर बनना और उनके परिवार को भी अच्छे से चलने का रास्ता मिला। मैं
समूह से जुड़ने से पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी। एक नारी शक्ति बनाने में मुझे ये समूह का बड़ा सहायता मिला है। मैं संकल्प है कि जैसे मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, वैसे ही मेरी समूह की सभी महिलाएं, जिले की सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने। समूह से आपके समूह में कितनी बहनें हैं? मेरी समूह में 8 बहनें हैं। और सब पशुपालन के ही काम में लग रही है कि और भी काम कर रही है? पशुपालन के काम में भी लगी हैं और कोई बहनें उसमें सिलाई भी करती हैं। तो आपके बैंक से कोई लोन वोन लिया है आपने? समूह से, बैंक से हमें लोन मिला है, जिससे हमारा रोजगार बड़ा अच्छे चल रहा है। कितना लोन मिला बैंक से? सर, पहले हमने 3 गाय लेने के लिए 1 लाख रुपए लिया था। अभी बैंक को पैसा वापस दे दिया या देना चालू है? वो वाला हमने खत्म कर दिया है। आज 10 गायें हैं हमारे समूह की महिलाओं के पास। वाह, आपने तो बड़ी क्रांति कर दी है। हाँ जी सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। आपको सरकार की और कोई योजना का लाभ मिला है? हाँ जी सर, हमें समूह से जुड़ने से पहले किसी भी योजनाओं का पता नहीं था। समूह में जुड़ने के बाद हर एक योजनाओं का पता चला और उसका हमने लाभ लिया है। जैसे आवास योजना, जल जीवन योजना, आयुष्मान कार्ड, लाडली बेटी, हर एक उज्ज्वला योजना, हर एक का हमने लाभ लिया है। वाह, आप तो बढ़िया तरीके से बताती है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बताइए, मेरा एक बड़ा सपना है। हाँ जी सर। वो सपना ऐसा है कि मैं देश में आप जैसी बहनें जो हैं, जो स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, उसमें से 3 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता हूं। हाँ जी 3 करोड़ लखपति दीदी। आप मुझे बताइए, आपके समूह में मुझे कितनी बहनें लखपति दीदी बना सकता हूं? सर, 5,850 महिलाएं जिनको मैं खुद कोशिश करके लखपति दीदी बनाने में आपका स्वयं 8,000। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बधाई हो। अपने नरेंद्र मोदी जी का, पूज्य राज्यपाल जी का, जेके आनंद और जो बड़े बड़े सहयोगी हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति जी आपका। अब हम चल रहे हैं पुंछ, जहां से लाल मोहम्मद जी संवाद करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर बनाया है। लाल मोहम्मद जी पुंछ से। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पुंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी, जरा अपने बारे में बताइए। सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है, मैं जानना चाहता हूं। सरकार की तरफ से मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं और हम घर में 6 फरीक हैं और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पुंछ का रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। और मैं एक किसान हूँ, छोटा किसान हूँ। किसान में मजदूरी वगैरह भी करता हूँ और बहुत परेशानियों में रहते थे, कच्चे घरों में रहते थे। अब जो प्रधानमंत्री पीएमवीवाई की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है। पक्का घर बना है
और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ, बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक हैं। ऐसे तो और हमारे बच्चों गांव के में दोस्त भी सभी। बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे, हम बहुत खुशी में आते हैं। और फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले। मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूर सुदूर गांव तक सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, आपको इसका लाभ मिल रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लाल मोहम्मद जी। हाँ, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी। और मैं एक अपनी कौम की तरफ से विकसित भारत का एक शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 सतरें। हाँ, सुनाइए। हम गुजर या धरती मारी मारा हिंदुस्तान। हम गुजर या धरती मारी मारो हिंदुस्तान। हमना अपना जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान। पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरसो। पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरतो। वफादारी है खून मरा मायो जाने जग सारो। विकसित भारत मां है आगे मारा शेर जवान। हमना अपनी आना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया। हम सब गांव वाले और मेरे पूरी पहुंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने तो क्षमा बात दिया। पूरा देश आज आपको सुन रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद आपको देते हैं। सब लोग आपको बहुत दुआएं दे धन्यवाद रहे जी। थे परेशानियों में। जो लोग हैं वो भी खुशहाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाल मोहम्मद जी। इसके बाद अब हम चलते हैं बांडीपुरा, जहां से शाहीना बेगम जी प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगी। इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ लिया है। शाहीना बेगम बांडीपुरा से। साइना जी, नमस्ते। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। साइना जी, जरा सुनना चाहता हूँ आपके यहाँ क्या क्या योजनाएं पहुंची हैं, जरा विस्तार से अपने बारे में भी बताइए। जी सर, मेरा नाम शाहीना। मैं एसएचजी मेंबर ऑफ एनआरएलएम उम्मीद, पंचायत सुनरवानी, ब्लॉक बनाकूट, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से ताल्लुक रखती हूँ। सर, मैंने सोशियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर शामिल हैं। सर, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी एनआरएलएम के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर, मैंने वहां से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्मिंग से की। सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने एनआरएलएम से सीआईएफ लोन, वीओ लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट इस्टेब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सपिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी जरूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा थी। सर, आज मेरा रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 एसएचजी मेंबर्स और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर, एनआरएलएम ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की
एक लखपति दीदी बन गई। सर सर ये पहले तो NRLM बधाई, आप जी सर। लखपति दीदी बन गई, मेरी जी सर। तरफ से बहुत बधाई। देखिए थैंक यू साइना सर। जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जी जब सर। मैं लखपति दीदी की बात करता हूँ ना, तो ये जी दिल्ली सर। के एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दुनिया भर की गंध उछालते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार से गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साइना जी, आपने ये करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा कि हो सकता है। जी सर। सर NRLM के जरिए मेरी मुलाकात एनिमल हस्बेंड्री से हो गई, जिन्होंने मेरी पोल्ट्री सक्सेस को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे KCC का लाभ दिलाया, जिससे मेरी पोल्ट्री को एक बहुत बड़ा पुश मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सर मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि अब हम अपना ब्रांड, अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी डिवाइन टेस्ट ऑफ प्योरिटी ले जाना चाहते हैं, जिससे सारे SHG मेंबर्स को, बहुत सारे SHG मेंबर्स को रोजगार भी मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से अपनी देश की खिदमत करने में कामयाब भी हो जाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है सर। साइना जी, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया और आप गांव में जाकर के शादी कर करके इतनी पढ़ाई के बाद भी गांव में जाके रही, कभी निराश नहीं हुई और आपने उद्यमी बनने का सपना देखा। और आज मैं देख रहा हूं कि आपने इस बातचीत का फायदा इतना उठा लिया है, कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट का पूरे देश में प्रचार भी कर दिया। सर तो आप बिल्कुल पक्के व्यापारी हो। सर ये आपकी माध्यम से और NRLM की माध्यम से मैं उस मुकाम तक पहुंच गई जहां पे पहुंचना मेरे जैसे आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर एज ए फीमेल लिव इन रूरल एरिया, एक रूरल एरिया में रहने वाली औरत, एक बच्चों की खासी जिम्मेदारियां, घर की खासी जिम्मेदारियां, ऐसे में अपनी कामयाबी अचीव करना, हासिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। नहीं साहब, मोदी के राज में सब कुछ मुमकिन है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारे मतलब विलेजों में ऐसी स्कीमें दिलाई जिन्होंने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया, एक नया बदलाव लाया। बधाई हो साइना जी, आपने बहुत ही देश की बहनों को दिशा देने वाली हिम्मत दिखाई है, काम किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीना जी। अब हम चलते हैं जिला पुलवामा, जहां के रियाज अहमद कोहली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत इन्हें अपने घर में नल से जल की सुविधा प्राप्त हुई है। पुलवामा से रियाज अहमद। रियाज जी नमस्ते। नमस्कार सर। रियाज अहमद, बताइए अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूँ सर। सर हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर JGM स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला, तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं, हमारी सेहत भी ठीक है। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई सर, तो हमें एक किट सेट मिला सर। हम 5-10 दिन के बाद वहां पे पानी की टेस्ट करते हैं सर, और हमें साफ सुथरा पानी मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने गांव की तरफ से और अपनी तरफ से जनाब का तहे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा? जी बिल्कुल हो चुका है सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है।
जी तो बिल्कुल। मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूँ। तो सब सर, माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग जिनको आज तक पानी नहीं मिला, तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन सी योजना आई है जिसका पता सर है? सर मैं गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ही 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया, तो हमें आज मालिकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी जमीन पे रह रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने अपने घर में रह रहे हैं। तो इसके लिए तमाम ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ से आपका और एलजी इंतजामिया का हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं सर। देखिए, आपको शायद पता होगा कि नहीं, क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे। जी मैं करीब पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर से मेरा नाता रहा है। और पहले जब मैं यहाँ संगठन के काम में आता था जी तो ज्यादातर गुजर परिवार के लोग ही मुझे संभालते थे। मेरी सारी खातिरदारी गुजर परिवार करते थे। तो मैं आप लोगों से बहुत निकट जुड़ा रहा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ सर इतना सर, दूर सर दूर ये जंगलों में भी पानी पहुंचा है। सर ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। आज तक तो मेरी औकात सर एक एमएलए तक बात करने की नहीं थी। इसकी तो बहुत खुशी है, क्योंकि एक गांव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। इसके लिए आपका ये बड़ापन है सर, मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। और भी सर हमारे गांव में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका गुज्जर लोगों ने या खासकर बैकवर्ड लोग हैं जो सर जिन्होंने फायदा उठाया। जैसे उज्ज्वला स्कीम है सर, मैंने खुद कनेक्शन लिया है सर, और गांव के जितने भी लोग हैं सब ने कनेक्शन लिया है सर, और उसकी सब्सिडी भी हमारे अकाउंट में आ रही है सर। तो हमारा टाइम भी बच गया सर, और हमारा पैसा भी बहुत कम खर्च हुआ सर। और उस सबसे बड़ा जो आपने सर काम किया, जिसको देश के लाखों और करोड़ों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, कि हम जैसे गरीब लोगों के पास सर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे सर। जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत हमें मिली सर, तो आज हमारे सारे लोग खुशी से जाके सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखा के तो अपना इलाज करवाते हैं। ये सर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसके लिए पूरे देश के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर। बड़ी खुशी हो रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया सर। रियाज अहमद कोहली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ऐसे भी मुसाफिर हैं खुद जिनके लिए सदियों राहें भी तरसती हैं, मंजिल भी तरसती है। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो अपने प्रेरणामयी संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, गुलाम अली जी, और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों से भाव, जय हिंद। एक बारी परतिए इस दुर्गर भूमि पर आई, मिंगी बड़ा शहर लगा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने, ए जिन्ने मिलनसार ने उन्नी गाय मिट्टी हिंदी भाषा है। तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखे दाए मिट्टी है डोगरे आदि बोली। मिट्टी है डोगरे दिया वो बोली, ते खंड मीठे लोग डोगरे।
साथियों, मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना आप लोगों से लगातार रहा। बहुत कार्यक्रम मैंने किए हैं, बहुत बार आया हूं, और अभी जितेंद्र सिंह ने बताया इस मैदान में भी किया है। लेकिन आज का ये जन सैलाब, आज का आपका जुनून, आपका ये उत्साह, और मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है, और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया कि ऐसे 3 स्थान यहां पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा, और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो इसका हकदार है, वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है, विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप
पर विश्वास है। हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराश होने की खबरें आती, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी।
कुछ समय पहले तक यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी की ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईआईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था। लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है। और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है, इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल चलाए जाते थे, एक आज का दिन है
जब स्कूल सजाए जाते हैं और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज की संख्या सिर्फ 4 थी। यही वही आज मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 4 से बढ़कर 12 हो गई है। 2014 में एमबीबीएस की 500 सीटों के मुकाबले आज 1300 से अधिक एमबीबीएस की सीट यहां पर है। 2014 से पहले यहां पर एक भी मेडिकल पीजी की सीट नहीं थी। वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर 650 से अधिक हो गई है। 4 सालों में करीब 45 नए नर्सिंग और पैरामेडिक कॉलेज खोले जा चुके हैं। इनमें सैकड़ों नई सीटें जोड़ी गई है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। जो बड़ी उम्र के साथी यहां आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये कल्पना से भी परे था। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक दिल्ली में ही एक एम्स हुआ करता था। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको यहां जम्मू में ही एम्स की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने पूरी करके दिखाई है। बीते 10 वर्षों में देश में 15 नए एम्स स्वीकृत हुए हैं। उनमें से एक जम्मू में आज आपकी सेवा के लिए तैयार है और एम्स कश्मीर भी तेजी से काम चल रहा है। भाई और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा। सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार,
और तुष्टीकरण के खिलाफ यहाँ के नौजवानों ने बिल्कुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। पहले की सरकारों ने तो यहां रहने वाले हमारे फौजी भाइयों तक का सम्मान नहीं। कांग्रेस सरकार 40 साल तक फौजियों से झूठे बोल देती रही, झूठ बोलती रही कि 1 रैंक 1 पेंशन लाएगी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा भाजपा सरकार ने पूरा किया। ओआरओपी की वजह से यहां जम्मू के ही पूर्व सैनिकों को, फौजियों को 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब संवेदनशील सरकार हो, जब आपकी भावनाएं समझने वाली सरकार हो, तो ऐसे ही तेज गति से काम करती है। साथियों, भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। गद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माता और बहनों, बेटियों को हुआ है। हमारी सरकार जो पक्के घर बनवा रही है, उनमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम है। हर घर जल योजना ने हजारों की संख्या में शौचालयों के निर्माण में, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज में यहाँ की बहनों, बेटियों का जीवन बहुत आसान बनाया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद हमारी बहनों को वो हक भी मिले हैं जिनसे पहले उनके वंचित रखा गया था। साथियों, आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में भी सुना होगा। मोदी की गारंटी है कि हमारी बहनों को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। मैं कल एक बहन का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रही थी मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता था और आज मैं ट्रेनिंग के बाद ड्रोन पायलट बनकर के घर जा रही हूं। देश में बहुत बड़ी संख्या में बहनों की ट्रेनिंग शुरू भी हो चुकी है। इसके लिए हमने हजारों स्वयं सहायता समूहों को लोन देने का निर्णय लिया है। लाखों रुपए के इन ड्रोन से खेती और बागवानी में मदद मिलेगी। खाद हो, कीटनाशक हो, इनके छिड़काव का काम बहुत आसान हो जाएगा और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाई होगी। भाई और बहनों,
पहले भारत के बाकी हिस्से में एक काम होता था और जम्मू कश्मीर में उसका लाभ या तो मिलता ही नहीं था या फिर बहुत देर से मिलता था। आज विकास के सारे कार्य पूरे देश में एक साथ हो रहे हैं। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी कभी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर से संजलदान और संजलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, आप देखिए, जब देश में वंदे भारत के रूप में आधुनिक ट्रेन शुरू हुई तो हमने इसके शुरुआती रूट्स में जम्मू कश्मीर को भी चुना। हमने माता वैष्णो देवी तक पहुंचना और आसान बनाया। मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर में 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। साथियों, गांव की सड़कें हो, जम्मू शहर के अंदर की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, जम्मू कश्मीर में चौतरफा काम चल रहा है। आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उड़ी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस में इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, विकसित होते जम्मू कश्मीर को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत उत्साह है। मैं तो हाल में ही गल्फ देशों के दौरे से लौटा हूं। वहां जम्मू कश्मीर में निवेश को लेकर बहुत पॉजिटिविटी है। आज जब दुनिया जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो देखती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर की सुंदरता, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति और आप सभी के स्वागत से बहुत प्रभावित हुई है। आज हर कोई जम्मू कश्मीर आने के लिए तत्पर है। पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए तो एक रिकॉर्ड है। अमरनाथ जी और श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा हो गई है। आज जिस गति से यह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको देखते हुए ये संख्या आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या यहाँ रोजगार के भी अनेकों नए अवसर बनाने वाली है। भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो क्या होता है, तब सरकार के पास लोगों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे आता है। आज भारत गरीबों को मुफ्त राशन,
मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक सुविधाएं दे रहा। ये इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। इससे गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की देश की क्षमता कई गुना और बढ़ जाएगी। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा, आपको होगा। आप हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना बड़ा विकास उत्सव हुआ है। हमारे पहाड़ी भाई बहनों के लिए, हमारे गुजर भाई बहनों के लिए, हमारे पंडितों के लिए, हमारे वाल्मीकि भाइयों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए ये जो विकास उत्सव हुआ है, मैं आपसे एक काम कहता हूं, करोगे? करोगे? एक काम करोगे? अपना मोबाइल फोन निकाल करके, फ्लैश लाइट जला करके आप इस विकास उत्सव को जरा आनंद लुटाइए। सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। जो जहां खड़ा है सब अपने मोबाइल की फ्लैश चालू करें और विकास उत्सव को उसका स्वागत करें। हम सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल के ये विकास उत्सव सारा देश देख रहा है कि जम्मू चमक रहा है। जम्मू कश्मीर की रोशनी देश में पहुंच रही है। शाबाश! मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय उपराज्यपाल महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे माननीय संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा जी, गुलाम अली खटाना जी। यहाँ पर सिविल इंतजामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिलखसूस आप सभी लोग जो इस मौसम में दूर दराज इलाकों से यहाँ आए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।
My friend Mac is about to experience this. Dear dignitaries, colleagues, and students, the dedication function of the Institute by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, has just concluded. We understand your sentiments. We request you to come back and be seated for our celebration here, and then we'll try and fast track it. Please come back and get seated. To commemorate this historic moment for our campus, internally for IISER Tirupati members, we will start with Registrar Professor Vijay Mohanan Pillai's address. Sir, I welcome you to welcome all the guests here. Professor Chandanu Bhattacharya, Director of IISER Tirupati, Sri Lakshmi Shah, IAS, District Collector, Professor Gain Ganesh, Founder Director of IISER Tirupati, Dr. C.P. Mohan Kumar, Founder Registrar of IISER Tirupati, esteemed guests, faculty, colleagues, staff members, students, and family members of IISER Tirupati, colleagues from CPWD, RCOP, and employees of DEC, ladies and gentlemen, we will cut short the program. We know that we are all hungry. However, this is a part of the activity which we planned it. So we'll have probably around 10 minutes program. On behalf of IISER Tirupati, it is my great honor and privilege to welcome all of you for this remarkable function where our institute was just dedicated to the nation by the Honorable Prime Minister. In particular, I wish to welcome all of you here, especially our district collector who has come all the way to witness this momentous event. I also would like to welcome our director, Professor Chandanu Bhattacharya. Sir, your inspiring presence provides much value to this function. And I also would like, it is also a pleasure of me to welcome Professor K.N. Ganesh, whose remarkable insight and acumen made IISER Tirupati possible, and the synergy he established with our first registrar, Dr. C.P. Mohan Kumar, made many impossible things to happen in this place. I also welcome Sridhar Reddy Garu. He is just going to come here, Chief Engineer CPWD, and his people who made very discernible impact on the project from the day he joined. And it was a pleasure to work with their team for completing many aspects. I also welcome his team from CPWD and also DEC. We have Sri Ravi Gupta and his brother Ajay Gupta, who have helped us to make the program in time. I know some more things are remaining, but we would like to have a long partnership with you. Please don't go away quickly, although inauguration is over. So both CPWD as well as DEC team, my request is please be with us till every last moment, last step is done. I hope we have a long commitment and partnership with this, which is crucial for the success of the project. It is also my duty to welcome all the DEC employees, CPWD employees, all our staff, faculty members, students, and many other dignitaries to this function. And we hope IISER Tirupati will make a big impact in the higher education system of Andhra Pradesh. I once again welcome all of you and request all the speakers to cut short the program because everyone is hungry and students are actually more hungry than us. Thank you all. Dear students, as Professor Pillai just said, we will fast track our celebration. We know you have been sitting for a long time. Take your seats. We also have our, Honorable Member of Parliament who will arrive in a few minutes. It will be good to see you all seated. So please be seated.
Thank you, Professor Pillai, for your words. We would now like to invite our dignitaries on stage. Professor Vijay Mohanan Pillai, Registrar in Charge. Sir, please come on to stage. Professor Shantanu Bhattacharya, Director, IISER Tirupati. Please come on stage, sir. Padma Shri, Professor K.N. Ganesh, our mentor and founding director. Please come on stage, sir. District Collector, Shri Lakshmi Shah. We cordially invite you on stage, sir. Nikhil. Our director, Professor Shantanu Bhattacharya, will formally welcome the District Collector, Sri Lakshmi Shah. Thank you for kindly accepting our invitation and our memento, sir. I invite our director, Professor Shantanu Bhattacharya, to formally welcome our mentor, director, and founding director, Padma Shri Professor K.N. Ganesh. Thank you so much for being with us, Professor Ganesh. You know this means a lot for us. Now, currently, we are under the able leadership of a celebrated scientist, Professor Shantanu Bhattacharya. He is a visionary who has great ideas to implement a lot of changes in the educational sector and in particular with IISER Tirupati. Now, I invite Professor Shantanu Bhattacharya for addressing the gathering. My dear students, dear faculty colleagues, other colleagues, our mentor and founder director, Professor Ganesh, Sri Lakshmi Shah ji, the district collector of District of Tirupati, Dr. C.P. Mohan Kumar, Professor Vijay Mohanan Pillai, and other ladies and gentlemen assembled here. It's a pleasant duty that has called me to be here today to welcome you to the exercises in honor of the inauguration of IISER Tirupati campus dedicated to the nation for the cause of the dissemination of science and technical education at the highest level. We have just listened to the address of the Honorable Prime Minister, and I'm sure he will come here physically to intermingle with the IISER Tirupati
students, faculty, and colleagues. IISER Tirupati offers unique academic and research programs across multiple disciplines, including collaboration with several other institutions in India and abroad for interdisciplinary innovation-oriented training, and many programs are on the anvil. Institute has already established departments of biology, chemistry, art, climate and environmental sciences, mathematics and physics for research-based education. Leading practitioners trained in some of the best places in the world have joined our faculty. The Institute has recently launched Department of Humanities and Social Sciences, which is essentially a school of liberal arts with an alternative scope to offer programs in computational and quantitative social sciences, linguistics, digital humanities, and seek pedagogic excavation towards harnessing fruits from the Indian knowledge system. IISER Tirupati has already launched Hub for Science and Technology Education to conduct integrated science teacher training program aimed at strengthening teacher learning process at all levels, starting from college to polytechnic for our state of Andhra Pradesh. In collaboration with neighboring IIT, inauguration of atomic, molecular and optical sciences and technologies through innovative research initiatives in basic and applied sciences domains have been initiated. Attempts will be made to integrate these two quantum mission launched by the Government of India recently. The Institute is in the process of launching transdisciplinary program of excellence by integration of plants and precision agriculture with ICAR. Programs focusing on disease biology and health tech are underway in collaboration with Apollo University and IIT Tirupati. We envisage creation of hubs on data and computational sciences, Center for Math Materials, and programs of AI, writing, workshop, and machine learning platforms. We envisage establishment of Ayurtech Center in cooperation with the local Ayurvedic College in Tirupati. IISER Tirupati collaborates with various stakeholders for societal as well as environmental causes using a multidisciplinary approach, contribute to national missions like Green Hydrogen Mission, Atmanirbhar Bharat, Make in India, Unnat Bharat Abhiyan, Ek Bharat Shresth Bharat, Ishan Vikas, Vigyan Jyoti, Viksit Bharat, among others, by focusing on research and innovation towards developing indigenous technologies aligned with this national mission. New campus sustainabilities are being taken by the Institute, which will provide a plastic-free earth, smart graded water supply grid, rain harvesting, innovative water irrigation system, solar grid roofing, soil restoration, sewage treatment plants, waste segregation, wetland restoration, biodiversity conservation, design, digital archiving of flora and fauna, carbon capture from flue gas, natural vegetation, spatial analysis, stackable terracotta compost bin, G-filters, etc. We are proud to witness greater participation of girls in the highest level of deep science exploration here, be it Science Anushandhan or Shiksha. In IISER Tirupati, women are leading from the front. Ladies and gentlemen, everyone who is present here must rejoice at the completion of this beautiful campus that will mean so much in shaping the minds and careers of our young boys and girls. It is not what you and I may be able to accomplish for ourselves in this world that counts, but what we leave behind us to assist the boys and girls of future who will take our places in the path of life, to enable them to walk that path with heads held higher and ideals because of the foundations we have laid for them. Not even 9 years ago, our great community of today
was what might be called a wilderness. I can imagine when this piece of largely barren and lands with only scanty and seasonal vegetation cover with a mass of wildly thorny bushes and cacti was handed over, and this only passable road was running through Yerpedu on the Venkatagiri, perhaps the only road leading out of this community toward the city of Tirupati in the other direction. First few faculties joined, institute inducted handful of students. The wonderful development of having more than 70 faculty members and in excess of 1,100 students, along with some of the most dedicated support staffs that has been accomplished since that time, is due to the earnest cooperation and sincere efforts of our people and leaders. It took real pioneers with stick-to-itiveness and vision, coupled with good judgment to appreciate the great possibility of our community. Now, the district is an emerging educational hub and has universities and institutions, including our own institution, Sri Venkateshwara University, National Sanskrit University, IIIT, Sri City, etc. The district is home to one of the leading special economic zones in India and is one of the vertices of the triangular Bangalore-Chennai corridor. Ladies and gentlemen, next speaker on the program needs no introduction to you. Professor K.N. Ganesh, the mentor and founder director of this great institution, who has kindly consented to be with us today. In my acquaintance with Professor Ganesh, I have found him to be a man of rare qualifications, along with his accomplishments in science, an exemplary vision in institution building, and the farsightedness that this institution is indebted forever to him. And I know his address today will be a splendid treat. Ladies and gentlemen, please welcome Professor K.N. Ganesh. Good afternoon, everyone. I was told that our Honorable Member of Parliament, Sri Gurumurthy, might come at any time. Director, Professor Shantanu Bhattacharya, former Registrar, Dr. Mohan Kumar, Acting Director, Acting Registrar, Professor Vijayamohan Pillai, CPWD's Chief Engineer, Sri Sridhar Reddy Garu, Mr. Indrapit Singh Kohli, Colonel Rajshekar, who was the Registrar of IISER Pune. Although he's not here, he must be online. My dear faculty of IISER Tirupati, all students, staff, the engineering team, administration team, the CPWD team, the architects, ARCOP, construction team from DEC, distinguished invitees, ladies and gentlemen, and also I must address our district collector, Mr. Shah. I do see that the students are all pointed towards the dining hall. If you all take a 90-degree clockwise turn, that would be good. Can you all take a 90-degree clockwise turn? I will only take 5 minutes more than our director, in my speech. And today is a day, it was very historic in the annals of IISER Tirupati, the 6th one in the chain of IISERs, as a newly established permanent campus was dedicated to the nation by Prime Minister Shri Narendra Modi ji a short while ago, along with several other institutes of higher learning. History began to happen almost 8 years ago on 28th March 2015, when the foundation stone was unveiled by the then Minister for Human Resource Development, Srimati Smriti Irani, in the august presence of the then Chief Minister and several distinguished men of public service. This land of 250 acres was allocated by AP government, and this ground on 28th March 2015 witnessed the unveiling of the foundation stone of two other institutes, IIT Tirupati and IIIT. With a happy coincidence, IIT and IISER Tirupati campuses, which are born on the same day or inaugurated or dedicated to the nation on the same day. So the campus is really, truly historic. The dreams of that day
to build a modern campus of international standards is realized today. For me personally, it is a special, momentous, and emotional occasion, as this is the second campus which has been built from scratch during my 17 years terms as director, founder director of 2 of the 7 IISERs. The first at IISER Pune was built during 2006 to 2013. It was dedicated to nation by the then President of India, Shri Pranab Mukherjee, in a physical meeting. I have been singularly blessed to establish 2 IISERs as founding directors during the past 17 years. In February 2015, soon after the government took decision to establish IISER Tirupati, and when I was director of IISER Pune, I was asked to be the mentor director of IISER Tirupati. The institute started functioning in August 2015 from the temporary campus established in Sri Rama Engineering College building on Karkambadi Road. This was made possible thanks to IISER Pune administration and engineering team, which was excellently led by Colonel Rajshekhar as the acting registrar. I must place on record our sincere gratitude to Sri Rama Engineering College authorities, particularly the family of Dr. Rami Reddy Garu, for their wonderful cooperation in temporary campus, and in a way, they too have become part of IISER Tirupati history. After completing my second term as director, IISER Pune, I was appointed as the regular director of IISER Tirupati in November 2017. Soon in 2018, the architect agency, Mr. Arkop Associates, they were appointed by an unusual, novel, double-blind selection procedure. IISER Tirupati, hello. So we welcome our Member of Parliament, Shri Gurumurthy ji. Big hand. So as soon as I joined in 2017, in 2018, the architects were appointed by an unusual, novel, but double-blind selection procedure. IISER Tirupati was included as an institute of national importance in the IISER Act in 2018, and the DPR was approved by government in October 2018. With the master plan of architects ready and approved, the construction of the 2 350 capacity hostels and undergraduate laboratory began on this campus during 2018-19. With all my experience as director for 17 years, I must say that the undergraduate lab here is perhaps the best in terms of design, capacity, quality, and function anywhere in India, and even one of the best internationally. In 2019, CPW was entrusted with the construction work, and tenders were floated under EPC mode in January 2020. I'm glad that Mr. Manoj, who was SE at that time, he's present here. It was just before the onset of COVID. The construction of 22 buildings began in October 2020 during the COVID times. Within 3.5 years, the campus of 117,000 square feet is 95% complete now. And considering the 2 intervening years of COVID, this is a remarkable achievement by any standards. This campus at IISER Tirupati is a unique modern age campus. It has several architectural features. The most important one being the iconic library building with a 3D perspective front top that has inscriptions of many science concepts, fundamental equations, and scientists' names from ancient to modern. This architectural feature is both creative and very inspirational. The auditorium front depicts periodic table, the most important table on this planet, with all elements arranged as per their periodicity. These 2 elements of architecture reflect the eternity of science and the need for sustainability in preserving resources on Earth. The importance and code of life on Earth will soon be added in the form of a double helix. The classroom lectures and auditorium are designed to make comfortable to both speakers and audience. The main academic building with 6 floors, including basement to house all utilities, ground floor for sophisticated instruments, and 4 floors of well-designed laboratories, faculty offices. They provide the connectivity to the 2 sides of the building. On the other side of the campus are located the residence for 160 staff and their families
with a good living ambience. The campus also has greenhouse facilities for plant science research, and under construction are an animal house and BSL-3 facility, the very first one in Andhra Pradesh. An indoor stadium is close to completion, and an outdoor sports facility will come up soon. I can go on and on, as I am so intimately and emotionally connected with the functional design and attributes of each of these buildings in the campus right from day one, but in the interest of the time, I should stop here. My heartfelt and sincere thanks to CPWD team, led and inspired by Chief Engineer Sri Sridhar Reddy Garu, without whose efforts, with an unusual sense of ownership and pride in making the buildings with attention to minute details, this campus would not have been possible. Thanks to the team architect Orca, led by Mr. Debashish Guha and conceptualized by Vaibhav Bobra and Smith, who have given a very creative architectural features in both form and function. The construction agency DEC have executed the work with high quality within the short time to reflect the design concepts and braving COVID, floods, and retention of labor, etc. From the bottom of the heart, I thank the thousands of construction workers who have toiled physically in dust, heat, rain, floods, and COVID to give us this campus. The AP government has been extraordinarily supportive in not just giving the land, timely approval of all statutory clearances with minimal fees, bringing water to the campus from Telugu Ganga project stretching 25 kilometers of pipeline away, and the power connection. Finally, I have now expressed my gratitude to the IISER Engineering and Administration team, ably led by Dr. Mohan Kumar, for all their timely coordination efforts, interfacing with CPWD, contractor, and architects to make the campus a dream really come true. My special appreciation and credit goes to Deputy Registrar Mr. Indrapreet Singh Kohli for his dedicated, passionate, and always institute first concept management approach in all the work, be it administrative, engineering, or interacting with the ministry for the institutional good. I thank the director, Professor Shantanu Bhattacharya, who took over the reins 10 months back, for his continued support in taking the project towards completion. This is a campus which we can all feel proud of, and it is left to the students and faculty not only to preserve and maintain the campus facilities, but also to transform and build upon it the created facilities to achieve both greater heights in science and the societal good. The guiding principle of my tenure as director for a long time has been trust and faith in my colleagues and empowering them to take decisions, and generosity. That has paid me rich dividends, and it has enabled me to reach larger goals, especially in building 2 large campuses and bringing a brand value for IISER in a short span against the competition of established institute. IISER Pune, as you know, has emerged as a leading institute in every respect. I trust faculty, administration, and management of today here pursue this philosophy with always a larger picture in mind. Tirupati is the only city with an IISER and IIT. They were born on the same day, christened on the same day. I urge all of you, the faculty, to have close cooperation between the 2 institutes in teaching, research, and sharing resources for the good of both. I congratulate all of you and wish the faculty, staff, and your families and students a happy life on the campus. Thank you very much. Thank you, Professor Bhattacharya and Professor Ganesh, for your motivating and inspiring words. This means a lot for our enthusiastic young minds on campus. We would not be standing here proud today if the seeds were not sown in 2015, and the tree will not be nourished in future. With that, we would move to the next item. We are very happy and pleased to welcome the Member of Parliament, Mr. Dr. Gurumurthy Garu. We invite Professor Shantanu to felicitate the Member of Parliament, Dr. Gurumurthy Garu.
Sir, thank you so much for accepting our invitation and gracing our function today. This means a lot to our campus. Yeah. We request you to accept this small memento on behalf of IISER Tirupati community. You just heard from Professor K.N. Ganesh, the genesis of the institute and the hard work that was put in building up. At this stage, we would love to felicitate the two pillars who were behind the whole institute building process. We now invite Padma Shri Professor K.N. Ganesh and Dr. Mohan Kumar on stage to accept the felicitation. We also invite the Director, Professor Shantanu Bhattacharya, and Registrar in Charge, Professor Vijay Mohanan Pillai, on stage to felicitate them. We will have you. Thank you so much, sir. You also heard during the speech of Professor Shantanu Bhattacharya and Professor Ganesh the support that AP government has rendered to IISER Tirupati. With that in mind and our gratitude towards the AP government, we would like to invite District Collector Shri Lakshmi Shah to share few words with the audience now. Thank you very much. Professor K.N. Ganesh sir, Professor Shantanu Bhattacharya sir, Dr. Gurumurthy Garu, MP, alage ENC CPW department, and all the accomplished faculty members of the IISER and IIT, and my dear student friends. It's my pleasure to be here on this day. And I'm excited to see the excellent institutions are being dedicated by Honorable Prime Minister to the country. And I'm very fortunate and honored to know that Tirupati is having both IIT and IISER together. Coincidentally, Tirupati is the only district where we have 3 institutions inaugurated today. That is IIIT Sri City, IISER and IIT Tirupati. And I congratulate everyone who are instrumental in accomplishing this institution's vision. And I congratulate all the student friends for being part of this. And see, the vision of the Honorable Prime Minister is to see that the institutions of national importance should groom the future of the country, to see that our country should be developed very soon. And with today's event, I'm sure, and I'm 100% hope that this will be realized very soon with the support of the accomplished delegates on the stage and off the stage, and with the accomplished faculty present in these kind of national level institutions.
And the small request to all my students friends is that these institutes have a lot of expectation from you. Not only institution, the country, the people in the country have a lot of expectation from you. Hope you live up to the expectation and deliver to the future of the country, for the bright future of the entire society. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Shri Lakshmi Shahji. We are very happy that Honorable Member of Parliament, Dr. Gurumurthy Garu, who has taken time among his busy schedule to attend this function. Sir, now I invite you to share your thoughts with the young minds on campus. It is a great honor to me to be a part of in this occasion. To Director of Santanu Bhattacharya and Professor Ganeshji and other dignitaries and my dear Tirupati collector and my dear fellow students. I'm indeed honored and privileged to be here today on this moment. In the history of this esteemed institution, the dedication of the permanent campus of IISER Tirupati to our nation, IISER Tirupati has already started to make it a mark in the field of science, education, and research. The institute is not just built of brick and mortar, but it is the intellectual minds of the people who are part of the institution and who, with their unwavering commitment and dedication, give it life. And as with life, an institution is born and nature over a period of the time. This institute has some of the best intellectual minds in the country and has the potential to become one of the best. The government of Andhra Pradesh, led by the Honorable Chief Minister, Sri Y. Jagan Mohan Reddy Garu, has shown its commitment to higher education in the state by creating an enable environment to the nature. All the new institutions that we are started in the state after its Reorganization Act in 2014. And this is visible when institutions like this come up and make rapid progress in a short time. The state government had put in place a mechanism under the Chief Minister's office to periodically review the progress of the institutions and remove any hurdles in their progress. Very recently, IISER Tirupati had some constraints with regard to the area of land allocation, and very quickly, under the advice and guidance of Honorable Chief Minister, GO has been issued for identifying and handovering shortfall of 31 acres of land for this institute, sir. I have had the privilege of this visiting the temporary campus of this institute in Karakambadi and understanding directly the work being done by this institute and the rapid strides that it is making. As your local member of parliament, I have witnessed firsthand the dedication of our district administration working tirelessly to address the institute needs. Every hurdle, every concern, we met the resolute action, paving the way for this magnificent establishment. This very ground resonates with my personal journey, witnessing the growth of institution of national importance like IISER Tirupati with my constancy fills me with immense satisfaction. Today, as we dedicated it to the nation, I stand humble, knowing this moment will be attached with my memory forever. My gratitude extends to the entire IISER Tirupati team, led by Professor Ganesh first, and now Professor Santanu Bhattacharya, the faculty, the researchers, and the students of their dedication, commitment, and the laurels that they bring to this stage. Please remember, the doors of my office were always open, and I stand ready to assist you
in any way possible. But our journey doesn't end here. The government commitment to education remains steadfast. We will continue the strive for excellence, ensuring that institutes like IISER Tirupati not only flourish but become beacons of knowledge, illuminating the path of brighter future for our state and our nation. Today marks a historic milestone in our journey towards progress and education, a moment that will be attached in our memories for a lifetime. Thank you, and may the spirit of knowledge and development continue to thrive our greatest nation. Thank you. Thank you. Thank you for your kind words, sir. We request your continuous support in future too. Thank you. As a token of appreciation to each of the teams in acknowledgement of their significant and memorable contributions, we would like to felicitate the teams that were involved in building our institute. I request Mr. George Srujan, Executive Engineer from IISER Tirupati, to take over the ceremony. And I request Professor Shantanu Bhattacharya to kindly do the honors. I request the teams RCOP. I request the teams RCOP, DEC Infra, CHVR, Cube, and CPWD to come on stage. Thank you, Madam. On this special occasion, the Institute would like to extend heartfelt thanks to all the teams that have contributed to the completion of the permanent campus construction. Firstly, the campus we see today was envisioned by this group of architects led by Sri Devashish Guha, Director, RCOP Associates. The building designs have complemented the vision of the institute and its scientific needs. The standout library building, which is the temple of the institution, is designed as an iconic and world-class structure and one of its kind in the whole country. I invite Sri Gaurav Deshik, Resident Engineer, representing RCOP, to come onto the stage on behalf of RCOP and accept our token of appreciation. The DEC team led by Sri Anirudh Gupta and Sri Ravindra Gupta needs a special mention, as envisioning the campus is one challenge and building them to life is altogether another challenge, which they along with their dedicated team of engineers has accepted. I invite Sri Ravindra Gupta ji, Executive Director, DEC Infra Projects, to please come on to stage and accept our token of appreciation. The quality assurance team led by Major General Padmanabhan of Cube has been very efficient and supportive to the construction activity in achieving the desired quality. I request Sri Jeevan Reddy, Executive Engineer from Cube, to come on to stage and accept the token of appreciation. Their sustained evaluation and inputs on the quality aspects have ensured the campus is built with high standards and the best quality. Now, the CPW team has been the backbone of this whole project
and their able guidance ensured overcoming all the hurdles and successfully completing this massive project. The dedicated team of CPWD, led by Chief Engineer Sri P. Sridhar Reddy Garu, has been very accommodative in facilitating the institute requirements. Their proactive approach in fulfilling the institute's vision and building the beautiful and also scientific-oriented campus is highly appreciable. The institute is indebted to the services of the whole team. I request Sri B. Sridhar Reddy Garu to accept our token of appreciation. Executive engineers of CPWD may please come out to stairs. And also Sri Manoj Kumar Garu, who was the superintendent engineer when the planning of institution was going on. He was also here, and we are happy that Sir is also here. I request Chief Engineer B. Sridhar Reddy Garu to address the gathering. Yeah. No, you can go this. Hello. Now, respected Gurumurthy Garu, Honorable MP, Professor Shantanu Bhattacharya Garu, Director of the Institute, and Dr. Ganesh Garu, and our beloved and very instrumental person, the backbone, who was the person who was behind the whole spirit of the construction here, and Collector Garu, Lakshmikant Saab Garu, and Mohan Garu, who has been actively monitoring and involved in the each and every stage of the project, and Pillai Garu, Registrar Garu, Manoj Kumar Garu, my friends, and our entire architectural team, and Ravi Gupta ji and his team, and contractors, and my dear friends. In fact, it is indeed a very happy and momentous occasion, not only for IISER just, it is for the whole country. The dedication of a research-oriented institution, in that too in the field of science, augurs well, very well for the whole country, not just only for the institute, because it gives an opportunity in the field of research to everyone. And IISER is one of the top premier institutions in the field of research in science and as well as education. And such a facility certainly requires very inspiring and very lively and very well equipped facilities in order to run the show. So this challenge was already given to, at that time was given to CPWD, and the guidance of Professor Ganesh sir and subsequent guidance of Professor Shantanu Bhattacharya Garu and all our team members, whoever was there, we were able to move along so much. And the whole concept of any modern facility that has to be given to this kind of educational research institute has to be of international standard. Today, we are no longer a developing nation. We are among the developed nations. Whatever facilities we build has to be world class, and the one which we can say that we are on par, in fact, better than the best of the world. Keeping that in view, the whole institute, each and every facility had been started as a challenging item. And one among the most challenging items was the Knowledge Research Center, which is standing in front of you as an iconic building, not just for IISER, not for the country, but for the whole, as an iconic building for the whole world. Today, if you do the Google search, you will not find any structure which is standing here, which is equivalent to this in the whole world. This is one of the unique structures in the world. It has been met with so many engineering challenges. In fact, when the drawing was given by the ARCOP, it was a concept. When we wanted to execute, the architect said, you are all engineers, you have to find out. We don't know how to execute. That is given by the ARCOP. Then he has given some guidance. But then how to do this kind of challenge was the one. In fact, when it came to a senior level, in CPWD, our people said, don't do this kind of adventurism. It will result in a catastrophe and department will get a bad name.
please drop these items of doing debossing in a fair face and that too in a most complicated structure. So despite all odds as well as the dissuasion from all levels, we took it as a challenge. And the person who always remained at the back of as a supporter of the challenge was Professor Ganesh Garu. In fact, he was very keen how we are developing. We all evolved a kind of new and highly economical technology. If you see the library building today, it doesn't have any columns of its own. It is simply standing on 5 sheer walls, which are small, some big. And that is a gigantic structure, which has its another challenge of sloped roof, which again had another challenge of how to do the pouring of the concrete in such a slope. So then we involved professors from IIT Tirupati and IIT Delhi. We did a lot of R&D and we went to add some viscosity modifying agents. With that, we were able to do the slab casting somehow. It was a marathon slab casting, which we started for 42 hours non-stop casting. We ended up doing it in 32 hours. Had it stopped, the whole stop, we can't stop in midway. That was another challenge. We could not afford to have any failure or a pause in the whole process. It was a non-stop 42 hours casting, which we continued. We finished it in 30 to 9 hours. And for that, we had a lot of teams, a lot of teamwork, briefing, debriefing, and repeated briefing, and meticulous calculation, which we took. And for that, I can thank not only the architects, but also the IISER, and very importantly, the team of CPWD as well as the contractor who took the pains to to making that impossibility a possibility. The second one was getting this structure. If you see there, the text that has come on the sloping group of the knowledge center is done in one pour, no plastering done, nothing, simple plaster pour. In that pour, the text has come. Can you please zoom in to that whole knowledge center? I'll be clear when they zoom into that central part. It is a sloping roof, and in the sloped roof in multiple dimensions with multiple lines. We have to create a text, and that text is not simple. Multiples of more than thousands of words were there, which we created in a single pour. The text is done of the common, the remembrance of the various scientists across the world and in the world, India. At the same time, the various scientific formulas also, which have been embedded into the concrete in one pour. Subsequently, no rendering to be done, no repair to be done, except minor patchwork. So that remained as a challenge. So keeping that in view, the work was taken up. And keeping this kind of challenges only, the architect started with a concept of geometric modernism, that is using triangles, circles, and arcs. If you see here, the building is, you see from front, it looks like a triangle. If you see from top, it looks like a rectangle. If you see the auditorium, he played with semicircles. So it is every building has its own unique modernism, which speaks of its own. I don't want to go into technical figures, but I speak about broad features of the project. And these kind of challenges we took, and we are happy that we lived up. And as a result of this kind of challenge we took up in this Knowledge Research Center, in the entire CPWD, we released a book called General Condition of Contract. Every contract signed by any between department contract, that 100-page booklet is sent. And the cover page, when it has to be chosen, our DG CPWD picked up this building as an iconic building, not even the parliament building which CPWD has constructed. This building has been taken as the building on the cover page of CPWD. So the scientifically, it is very challenging building. Sorry, as an engineering point of view, it has been a very challenging extracting building. And I'm sure the whole 2024, this building is going to win so many national, international awards, which I will certainly ensure. So, yeah, this is the building which we are speaking about. This finish has come in single pour, so no plaster, no rendering, everything in pour only. Every text has come in one. That is the M50 concrete. And we have a simple drop-off wall of 6.5 meters at the top and huge expanse of around 65 meters of length of the building. So many all scientists' names, engineering formulas, Indian scientists are put here. So that is the most iconic building, not for the country, but even for I can say one in the world is and today. So I am proud to be a part of the whole engineering team, which has made this building. And thanks to IISER, who supported us and who motivated us at every point of time. And the architect, who has given the concept and who has given this challenge to us, you do build this. I have given the drawing, you build it. You are engineers, you build it.
So this is one, and thank you everybody. And this institute, as usual, of course, we have a lot of lecture hall complexes. We have all facilities of library, facilities of auditorium, everything. And generally, whenever an institute goes, subsequently it is followed by the furnishing everything. And this is one institute, thanks to the vision of Professor Ganesh sir and Professor Bhattacharya. They wanted it to be, when we occupy, we want everything seamlessly to be done. So we are doing few moods. We are doing lab tables which can tape the best of, even the worst of the magic acids of the whole world. That also they are able to do. Absorb, and beautifully furnished classrooms also we are going to be completing now. Not only this, in addition, we have residential accommodation also that is coming up. And huge expanse of the area. And we have more than 6 kilometers of a network of roads, more than 4 kilometers of underground severages. And apart from that, more than 2,000 tons of air conditioning. And then we have 33 kV, two substations, one for residential, one for the non-residential area. And then 400 kilowatt nearly of solar power plant, solar power, which is being done, partly being done. So that will cater to nearly 25% of the energy consumption of the academic campus also. In addition, we did not stop here. In fact, the inspiration and guidance of the IISER, we are going further and we are going to establish one of the world-class BSL-3 labs also here. That is also going to complete in a couple of months together. So once again, I thank all the people, including architects and the IISER Institute, as well as the engineers of EPWD and team of DEC, as well as all the people who have inspired us at every level, especially who have been coordinating the entire engineering wing of IISER very patiently. They have been following it with us, led by Srijan, as well as the earlier superintendent engineer, and also the administrative team, Mohan sir, Pillai sir, and very importantly, Koiliji also. He has been the driving force and emotional motivating factor everybody, as in Philippines, every activity. And also the horticulture team, second part which has been done. So we have a good horticulture contractor and Vijay Reddy, who has done excellent job horticulture, and professor from IISER also. He is there, he is here, and he is also one who has been involved here in every aspect of it. I thank each and every one of us for giving the opportunity for building this nation. Thank you very much. Thank you, Sri Sridhar Reddy Garu. Even good things have to end. To end the occasion, I request our Deputy Registrar, Mr. Inderpreet Singh Kohli, to deliver the vote of thanks. Hello. Good afternoon, everyone. I know you all will be starving, but please stay with me for the next 10 minutes in thanking everyone who made this institution what it is today. As this momentous celebration draws to a close, a wave of pride washes over me. This event, etched forever in the annals of our institute, stands testament to the collective spirit, unwavering dedication, and unyielding passion of a multitude of individuals. It's been a journey filled with uncertainties and innumerous last-minute changes, yet today, we stand united in the success of this dedication ceremony. And that success wouldn't have been possible without the incredible contributions of countless individuals. First and foremost, our guest of honor for today's historic function, the Honorable Member of Parliament, Shri Gurumurthy Garu, who had kindly accepted our invitation to be the chief guest for this historic occasion in spite of other pressing demands on his time. We thank you, sir, for gracing our occasion. Special thanks to the District Collector, Sri Lakshmi Shah Garu, for accepting our invitation and gracing the entire event with us right from the start till the end. Thank you, sir. We acknowledge the support provided by the Ministry of Education, Government of India, and the entire team of officers from the ministry for their support to IISER Tirupati. A special mention to the Deputy Secretary, Mr. Priyank Chaturvedi, and his team for their dedication and untiring support to the institution. We extend our profound gratitude to the pillars of the institution, Professor K.N. Ganesh, Founding Director, and Dr. C.P. Mohan Kumar, the first Registrar. Their enduring confidence in us and unwavering support for the faculty, staff, and the students have been instrumental in our success.
Even post-retirement, the concept of rest seems lost on their dictionaries. Their continued dedication manifests in their early arrival at the event, ensuring everything runs smoothly by walking alongside Professor Shantanu Bhattacharya and Pillai. This commitment truly embodies the spirit of service that inspires us all. We are deeply indebted to their unconditional and continuous dedication, guidance, and supports us. Their contribution have laid the foundation for the institute's present and will continue to guide us towards a brighter future. Thank you, sirs. I would also like to thank all the members of the statutory bodies of IISER Tirupati, the IISER Council, Board of Governors, Finance Committee, the Senate, and the Building Works Committee for the leadership and guidance. Our special thank goes to the future builders of nation, the incredible students of IISER Tirupati. Today, as we dedicate this institute to the service of our country, the contributions of the students shine brighter than the plaque on our walls. You laid the cornerstone of the inspiration, paved the path of progress, and etched your dedication into the very soul of the institute. The performances and the infectious enthusiasm of the students are not just applause-worthy, but are nation-building. Remember, this institute stands not just on brick and mortar, but on the unwavering spirits of its students. You students are the torchbearer of this institute's legacy, ready to illuminate the nation with your knowledge and passion. Go forth, dream big, and remember, the world is your stage and you are the stars. Thank you. Thanks a lot, students, for being with us. Now it's time to shift the spotlight. While our students shine brilliantly on the national and international stages, remember, the architects of their success are sitting right here in the front 3 rows in front of us. To our esteemed faculty, the dedicated staff, a resounding round of applause. The experienced faculty nurtured young minds, ignited their curiosity, and instilled in them the values that make them more than just students. They are future leaders, innovators, and change makers. Each and every faculty's tireless efforts, from meticulously crafted curriculums to late-night mentoring sessions, are the invisible threads woven into the fabric of their excellence. Let's be honest, these stellar academic performances by our students on global stages, it's not magic, folks. It's the result of the unwavering dedication, expertise, and the belief our faculty have instilled in each and every student, that within them lies the potential to shine. Further, let's not forget the silent orchestra behind every grand performance, the ever reliable, ever dedicated staff who work tirelessly behind the scenes. A heartfelt thanks to everyone. Just like an orchestra, every note, every instrument plays a crucial role. Today, as we celebrate IISER Tirupati's dedication to the nation, let us remember the harmony created by the combined efforts of the faculty, students, and the staff. Together, we all have orchestrated a masterpiece, the institution that stands tall, ready to contribute to the nation's bright future, which we call IISER Tirupati. Thank you, each and every one of you, for making this dream a reality. Now let us express our deepest gratitude to the backbone of this endeavor, the government of Andhra Pradesh and its dedicated officials. The cooperation, support, and the proactive spirit of the government of Andhra Pradesh has been instrumental in shaping IISER Tirupati into the institution it's today. From the collector's able leadership to the municipal officer's efficient team, from TUDA's vision to OPSPDCL's unwavering power supply, each department played a crucial role. More than just officials, you have been collaborators, problem solvers, and friends. The government of Andhra Pradesh was always proactive, responsive, and willing to go to the extra mile, from navigating bureaucratic hurdles to ensuring smooth infrastructure development. The efforts of the government of Andhra Pradesh have been invisible threads woven into the fabric of the institution's success. Let's not forget TTD, whose blessings have always been upon us. We are incredibly fortunate to have such a supportive neighbor. Today, as we celebrate this significant milestone, we remember every meeting, every discussion, every hurdle we overcame with the continued support of government of Andhra Pradesh. From the bottom of our hearts, I thank each and every official of the government of Andhra Pradesh for playing such a crucial role in the institute development. Your commitment has made a lasting impact, not just on the institute, but the future of countless students who will walk these halls to contribute to our nation's progress. Thank you, government of Andhra Pradesh. Let us raise our voices in appreciation to the hands that built this
The construction team, a thunderous applause for DEC led by the visionary Ravindra Gupta, Mr. Anirudh Gupta. A special mention to the ever-present Mr. Sandeep, who has been associated with IISER Tirupati since day one. From the skilled hands of the workers to the meticulous minds of the engineers, every member of DEC has played a vital role. Think about it, from blueprints to reality, they transformed mere plans into a thriving academic hub. So the entire DEC team, thank you for being the invisible architects, the silent sculptors of our dream. You have not just built a campus, you have built a launch pad for the future generations. A round of applause for the visionaries and builders of this magnificent campus, the CPWD. Their expertise, dedication, and tireless efforts have transformed our dream into reality brick by brick. The CPWD story doesn't end here. Today, we celebrate not only with the present team, but also the former officials who laid the groundwork, the dedicated souls who have been transferred, and even the esteemed veterans who have superannuated, leaving behind a legacy etched in stone. Every member, past and present, of the CPWD have played a pivotal role in shaping this remarkable institution. A special mention to the ADG and DG of CPWD, the executive engineers, the superintending engineer Manojji, Mutigaru, and everyone who have served as a bedrock for this project. Your vision, leadership, and unwavering commitment have been instrumental. So to the entire CPWD team, past and present, a heartfelt thank you. You have not just built a campus, a foundation for the future. Now let's shower our heartfelt gratitude on two individuals who steered through uncharted waters, Professor Shantanu Bhattacharya and Professor Vijay Mohanan Pillai. Professor Shantanu Bhattacharya, your faith in the entire team has been the wind in the sails. You embraced confusion with calm, navigated uncertainty with clarity, and never wavered your vision for the institute. The global vision you hold, as I often say, is a beacon that will guide us all and resonate for years to come. And Professor Pillai, the silent engine behind our success, with just 3 days notice from the ministry, you orchestrated a symphony of logistics, ensuring everything ran smoothly like clockwork. Your meticulous efforts are the invisible threads that wove this remarkable event together. Together, you both, with your leadership, resilience, and unwavering support, made the impossible possible. This event stands as a testament to your remarkable partnership, and we all from the Institute thank both of you from the bottom of our hearts. Thank you, sirs. Last but not the least, the heroes of the event. The entire event wouldn't have been possible without the committed and the diligent team effort of our engineers, Anthony, Shiva, Srujan, Ratna, Padasadi, Basha, along with their entire technical staff. The IT section led by Mr. Srikanth as his team, Mr. Karthik and Ajay for the transport, the Annadata, Mr. Datta Prasad, the support of Mr. Naveen, Mr. Dilip, the finance team led by Damarla Ramesh Garu, academics team led by Lieutenant Commander Himanshu Shekhar, Vasudeva Naidu and his team, Anthony Raju and his team, Murugaraj, and all the scientific technical staff working here, the technical assistants, the lab technicians, each and every individual. To be safe, we also need to thank our medical team led by Dr. Archana Garu, and a special mention to Vasudha and Rajesh Vishwanathan for the constant support in accommodating the last-minute changes coming from the highest offices of the country. I would like to once again express our gratitude to one and all here with us in person and online who continue to travel in the journey of IISER Tirupati to create infinite possibilities and towards achieving excellence. Thank you all. Jai Hind. Just I would like to. Nasha, but they have a special request to felicitate, so I'll just announce. Let national anthem be over, after Okay. we have a report. Okay. So we'll alight for the national anthem. Please rise. Everyone rise here.
So there's a special request from the Executive Director of DEC Infra. He would like to felicitate all the members on the dais. Give them a big hand for the same. Thank you, one and all. We formally close the occasion and invite everyone here for the lunch on the right side of the pandal here. Thank you again.